हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। तो आज हम जो 6 अक्टूबर 2025 हमारी जो द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी उनको हम कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी ये जो डेली न्यूज़ एनालिसिस की ये जो यूपीएससी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो इसमें जो भी द हिंदू के इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं, यानी कि ये जो मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटी आई है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, तो इनसे जो भी न्यूज़ आती है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है, उनको हम डिटेल में कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। इससे पहले हम आपको लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं। तो ये हमारा कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो जो चीनी यात्री थे फाहियान, वो भारत में आए थे यात्रा करने के लिए, लेकिन किसका शासनकाल चल रहा था उस समय पर? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान ये भारत में आए थे। तो हमारी जो फर्स्ट न्यूज है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, ये जो हमारी न्यूज आ रही है, ये ब्रिटिश और जो इंडियन वॉरशिप है वो फिर से शुरू हो चुकी है 4 दिनों के लिए। ये मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण इसका नाम है, और ये इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में ये शुरू हुई है। तो ये जो की गई है, यानी कि ये ब्रिटिश और जो इंडियन की जो मिलिट्री फोर्सेस है उनके बीच ये 4 टाइम मैरीटाइम जो ड्रिल एक्सरसाइज है वो की जा रही है। क्योंकि इससे क्या होगा कि दोनों देशों के जो बीच संबंध होगा, जो भी रक्षा सहयोग होगा वो बढ़ेगा। इससे पहले 2004 में इन दोनों नेवी के बीच ये एक्सरसाइज हुई थी, और ये अभी जो कोंकण एक्सरसाइज हो रही है ये ट्रेडिशनली है, ठीक है। तो इससे मतलब कि ये काफी बेनिफिशियल होने वाली है। इसके साथ ही ये जो है मतलब द UKCSG जो है, यानी कि करियर स्ट्राइक ग्रुप जो है, CSG की फुल फॉर्म है करियर स्ट्राइक ग्रुप जो है, जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। ये 8 मंथ ग्लोबल डिप्लॉयमेंट डब्ड ऑपरेशंस हाईएस्ट हैज लिंक्ड अप विद द इंडियन नेवीज करियर टास्क फोर्स फॉर कॉम्प्लेक्स मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, यानी कि इसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किए जाएंगे। इसमें क्या होगा, किसी भी समय पर कोई भी अगर आपदा आती है तो उसको लेकर ये किया जा रहा है। ये जो अभ्यास है दोनों नौसेना के बीच हो रहा है इंटरऑपरेटिबिलिटी बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही इंटरऑपरेटिबिलिटी यानी कि संचालन क्षमता, यानी कि मान लीजिए कोई भी एक नेवी या आर्मी का कोई भी ग्रुप है, उसको रेगुलेट, उसको संचालित करने के लिए जो उसकी कैपेबिलिटी है उसको बढ़ावा देना। इसके साथ ही इस क्षेत्र में जो समुद्री स्थिरता है उसको सुनिश्चित करना, और ये जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो पूरे विश्व में समृद्धि और सुरक्षा के लिए दोनों देशों की जो प्रतिबद्धता है उनको दर्शाता है। यानी कि ये हिंद महासागर में हो रहा है, इंडियन ओशन में, लेकिन फिर भी ये इंडो पैसिफिक ओशन की जो प्रतिबद्धता उसको दर्शाने वाला है। इसमें कौन कौन से जहाज जो है वो भाग लेने वाले हैं अभी? तो भारत में जो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, डिस्ट्रॉयर, इसके साथ ही फ्रिगेट, पनडुब्बियां और हवाई जो संपत्तियां, यानी कि जो एयरक्राफ्ट जो भी जेट है, एयर जेट, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट लेने वाले। इसके बाद जो ब्रिटिश रॉयल नेवी है उनमें से जो कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के नेतृत्व में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है, इसके साथ ही डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, ये सब पार्टिसिपेट करने वाले। इसके साथ कुछ नॉर्वे, जापान की भी नौसेना यानी कि नेवी इसमें शामिल होगी, और वो भी कुछ ना कुछ अभ्यास इसमें करेंगे। अब देखिए, ये 2 फेज में रहेगा। सबसे पहले होगा हार्बर फेज, दूसरा होगा सी फेज। हार्बर फेज में क्या होगा, डिस्कशन किया जाएगा, क्रॉस टैक विजिट होगी, इसके साथ ही कुछ खेल आयोजन किए जाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। ये होता है हार्बर फेज। उसके बाद सी फेज होता है, जहां पर जो मतलब मल्टी डोमेन ऑपरेशंस रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी, और जो समुद्री अभ्यास रियलिटी में होगा वो सेकंड फेज में होने वाला है। इसके बाद जो कोंकण अभ्यास 2004 है, उसके बाद ये पहली बार नियमित रूप से हो रहा है। दोनों पक्षों के बीच जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दोनों शामिल होंगे इस अभ्यास में। अब देखिए, अभ्यास के बाद क्या होगा, यूके जो CSG मुंबई, इसके साथ ही गोवा के जो बंदरगाह हैं उन सभी का दौरा भी किया जाएगा। यानी कि भारत का जितना भी कोस्टल एरिया ये वाला, यहाँ पर जो बंदरगाह है उनका दौरा भी यूके जो नेवी रहेगी उनके द्वारा किया जाएगा। और 14 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के साथ एक दिवसीय यानी कि 1 दिन का भी एक्सरसाइज इनकी होगी यूके और भारतीय नौसेना के साथ। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र आखिर कौन सा है? तो अगर हम इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो जो प्रशांत महासागर है
यानी कि जो हम पैसिफिक ओशन जब देखते हैं तो उसके पूर्व में है यहाँ पर, और यानी कि पश्चिमी तट अमेरिका से शुरू होता है, इसके साथ पश्चिम में फिर हिंद महासागर तक जो पूर्वी अफ्रीका है और लाल सागर तक ये फैला हुआ पूरा इंडो पैसिफिक ओशन जो क्षेत्र है। इसमें जो कंट्रीज मेन इसमें जो कंट्रीज का प्रभुत्व है, यानी कौन कौन सी कंट्रीज, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशियन देश जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ये सब इसमें शामिल है, इंडो पैसिफिक ओशन में आते हैं। इसके साथ ही समुद्री मार्ग भी इसमें आते हैं, जिसमें मलक्का स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट है, दक्षिण चीन सागर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये सब कुछ इंडो पैसिफिक ओशन में ही इसकी लोकेशन में आते हैं। अब देखिए इसका महत्व आखिर इतना क्यों है, ये इसका रणनीतिक महत्व क्या दर्शाता है। तो जो विश्व की अर्थव्यवस्था उसका ये एक केंद्र माना जा रहा है, यानी कि पूरे विश्व में अगर हम देखें तो जो भी ट्रेड रूट्स हैं या फिर जो भी एक बड़ा केंद्र है तो वो ये केंद्र है। भारत, जापान, एशियन जैसे जो तेजी से व्यापार है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही पूरे विश्व में जो आपूर्ति श्रृंखला है, जिसमें सेमीकंडक्टर या फिर जो भी मिनरल होते हैं, रेयर मिनरल्स होते हैं, उन सभी का एक केंद्र माना जाता है इंडो पैसिफिक ओशन को। इसके साथ ही जो दक्षिण चीन सागर है उससे चीन की आक्रामकता, उसके कारण तनाव बना हुआ है, समुद्रों की डकैती होती है, यहाँ पर समुद्रों में डकैती होती रहती है। इसके बाद आतंकवाद के खतरे भी यहाँ पर देखे जाते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता होने के लिए यहाँ पर जो है नौसेना को उपस्थित किया जाता है, यानी कि वहां पर बैलेंस बना रहे, कोई भी वहां पर इलीगल गतिविधि एक्टिविटीज ना हो, तो इसी वजह से वहां पर नौसेना को तैनात किया जाता है, जिसमें भारत का जो INS विक्रांत है, अमेरिका का जो 7वां बेड़ा है, उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन में भी इसकी भूमिका है। जो समुद्री सतह वृद्धि हुई है उससे जो भी प्रायद्वीपीय देश जैसे कि मालदीव वगैरह, ये सब प्रभावित है। इसके साथ मछली पकड़ने या समुद्री जैव विविधता पर खतरा, तो ये सब इसके थोड़े स्ट्रेटेजिकली ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है इंडो पैसिफिक ओशन का। अब इसमें और कौन कौन से अभ्यास होते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसमें जो रिम पैक है, सबसे पहले रिम ऑफ द पैसिफिक, ये दुनिया का सबसे बड़ा है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास, यानी कि इसमें बहुत सारे देश एक साथ शामिल होते हैं, एक साथ भाग लेते हैं, जो कि अमेरिका के द्वारा इसको मतलब संचालित किया जाता है, आयोजित किया जाता है। उसके बाद इसमें 29 देश, जिसमें भारत भी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये सब भाग लेते हैं। इनका मोटिव क्या है कि समुद्री युद्ध, मानवीय सहायता, आपदा राहत से छुटकारा पाना या फिर ऐसे बचाव कार्य करना। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है मालाबार, जो क्वाड देशों के बीच होता है, जिसमें क्वाड देश जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो इन सभी में जो वार्षिक नौसेना का अभ्यास, यानी कि हर साल ये नौसेना एक्सरसाइज, ये नेवी एक्सरसाइज होती है। ये भी बहु डोमेन संचालन के लिए, इसके साथ ही जो सबमरीन वॉर होते हैं और हवाई समुद्री एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। इसके बाद आता है बालिकटन, ये जो है अमेरिका और फिलीपींस देशों के बीच अभ्यास होता है, जिसमें क्या होता है जापान और बाकी देश भी शामिल है। इनका मेन फोकस क्या रहता है कि जो दक्षिण चीन सागर है उसमें संयुक्त लैंडिंग हो और उसके साथ मिसाइल डिफेंस या फिर ज्वाइंट सेल वगैरह की जा सके, तो ये सब इसके महत्वपूर्ण यानी कि इनका मोटिव रहता है। इसके साथ एक और एक्सरसाइज आती है सुपर गरुड़ा शील्ड, तो ये अमेरिका इंडोनेशिया के बीच होती है और बहुपक्षीय अभ्यास है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कुछ शामिल है। यानी कि अब देखिए बेसिकली हर कोई जो देश है ना आज के समय पर अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करना चाहता है, तो उसके पास आसपास का जितना भी क्षेत्र है, स्पेशली जो हम देखते हैं जो सी वाला एरिया होता है, वहां पर अगर किसी देश का प्रभुत्व हो जाता है तो इट मीन्स कि वो देश वहां पर अपना प्रभाव जमा रहा है। तो इसी वजह से मतलब कि ये जो अभ्यास है लगातार रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए या फिर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसे ही किसी न किसी देशों के द्वारा ये संयुक्त रूप से किए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि एक दूसरे को अपने जो भी उनके जो भी वेपन्स वगैरह जो कुछ भी तैयार किया जाता है, जिसमें जो भी एयरशिप्स वगैरह होती हैं, जेट फाइटर जेट रहते हैं, कुछ भी उनके बारे में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कैसे काम करता है कैसे नहीं। हालांकि टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी उनके कुछ खास बातें एक दूसरे के साथ शेयर होती हैं कि युद्ध में क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बचाव करना है, कैसे दुश्मन पर वार करना है। तो ये सभी एक्सरसाइज होती है इसी कारण की जाती है।
इसके बाद एक युद्ध अभ्यास है जो भारत अमेरिका के बीच होता है और ये सिर्फ इन दोनों देशों के बीच है, थल सेना का है। उसके साथ ये आतंकवाद रोधी अभियान है, संयुक्त योजना वायु भूमि एकीकरण के लिए ये अभ्यास किया जाता है। इसके बाद जो 2025 का ये अभी हुआ था संस्करण, यानी कि 2025 का एक एडिशन हुआ था, यहाँ पर सितंबर में ही हुआ है, जो अलास्का में 21वां संस्करण हुआ है और 450 जो भारतीय सैनिक थे वो इसमें शामिल हुए थे। यानी कि ये हर साल अमेरिका और भारत के बीच होता है ये अभ्यास। इसके बाद शक्ति अभ्यास जो है ये भारत का जो है फ्रांस के साथ होता है और इसमें क्या है कि जो भी परंपरागत परिदृश्य वहां पर बहु डोमेन संचालन, यानी कि हर प्रकार से जो है अपनी जो है प्रभाव को, अपने डोमिनेंट को बनाकर रखना। इसके साथ पैसिफिक वैनगार्ड, यानी कि जो अमेरिका ये इसका नेतृत्व करता है, अमेरिका लीड करता है, जापान, कनाडा ये सब इसमें शामिल होते हैं और मल्टी डोमेन संचालन है, यानी कि इसको भी मल्टी डोमेन रूप से संचालित किया जाता है। इसके बाद आता है तालिस्मान साब्रे, यानी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का जो द्विपक्षीय अभ्यास है ये भारत और जो जापान है उनके बीच होता है, यानी कि भारत जापान के बीच ये अभ्यास होता है। इसी तरह जो संयुक्त लैंडिंग और जो हवाई अभियान है वो भी किए जाते हैं, यानी कि समय समय पर अगर देखा जाए तो ये अभ्यास होने भी जरूरी होते हैं, क्योंकि एक देश को दूसरे देश के बारे में पता चलता है कि वो कहाँ तक है, उसने कहाँ तक तैयारी कर रखी, तो उनको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि हमें भी यहाँ तक पहुंचना है। या ऐसा एक दूसरे के साथ जो भी युद्ध की टेक्नोलॉजी वगैरह होती है कि युद्ध में कैसे फोकस करना है या फिर कैसे ध्यान रखना है, कैसे दुश्मन से बचाव करना है, तो इन सभी के बारे में आपसी डिस्कशंस होती हैं। हालांकि ये विचार के साथ साथ इसको प्रैक्टिकली भी करके देखा जाता है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है वेलिएंट शील्ड, तो ये अमेरिका का बहुपक्षीय अभ्यास है, यानी कि बहुत सारे देशों के साथ अमेरिका का ये चलता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, और इसमें जो हवा, समुद्र और भूमि साइबर है इन सभी में एकीकरण बनाकर उन पर कंट्रोल करना, ये इस एक्सरसाइज का प्रमुख मोटिव है। इसके बाद एक ज्वाइंट पैसिफिक मल्टीनेशनल रेडीनेस सेंटर, तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा जो थल सेना का अभ्यास है, जापान, इंडोनेशिया इनके साथ किया जाता है और इसका जो फोकस क्या रहता है कि कॉम्बैट ट्रेनिंग हो, यानी कि सभी को एक साथ ट्रेनिंग दी जाए। 2024 में इसका एक एडिशन हुआ था, अलास्का में हुआ था और 25वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने इसमें पार्टिसिपेट लिया था और ये बहुराष्ट्रीय तत्परता के लिए काफी महत्व रखता है। अब इनमें से ऐसे मतलब एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी कि भारत अमेरिका के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है। वज्र प्रहार, गरुड़ शक्ति, मित्र शक्ति, तो इसमें जो ए ऑप्शन करेक्ट है, वज्र प्रहार जो है वो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय ये जो है किया जाता है अभ्यास। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का रणनीतिक साझेदार है, तो जापान, रूस, चीन और पाकिस्तान, तो इसमें कौन है, जापान। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जापान जो है वो भी क्वाड में शामिल है, जैसे कि हम देखें क्वाड कंट्रीज, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और उसके साथ अमेरिका, तो ये सभी शामिल है। इसमें एक और क्वेश्चन है कि रिम पैक के संदर्भ में बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, भारत नियमित रूप से इसमें भाग लेता है, इसका आयोजन जापान द्वारा किया जाता है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है। इसमें कथन सिर्फ 1 और 2 सही है, ये जापान के द्वारा नहीं बल्कि ये अमेरिका के द्वारा, हमने पीछे अभी देखा था कि अमेरिका के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, तो तीसरा गलत हो गया। पहला तो सही है, ये बिल्कुल नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है, दूसरा इसमें नियमित रूप से जो है भारत भाग लेता है। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है उसकी तरफ चलते हैं, तो ये हमारी IR से रिलेटेड है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है कि उन्होंने कहा इंडियाज रेड लाइन हैव टू बी रिस्पेक्टेड, कि इंडिया की, भारत की जो लाल रेखाएं हैं उसको सम्मान मिलना चाहिए। ये जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, तो उन्होंने कहा है US के साथ जब ट्रेड डील हुई है तो उसके बीच इन्होंने ये अपनी बयान दिया है कि जो भारत की लाल रेखाएं हैं, यानी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ हद है, तो उसको सम्मान करना चाहिए अमेरिका के द्वारा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी ट्रेड डील होती है इंडिया और USA के बीच, तो उसमें क्या है कि जो भी न्यू दिल्ली की जो रेड लाइंस हैं, एफर्ट्स हैं, उनको यानी कि एफर्ट्स को यानी कि रिस्पेक्ट देना चाहिए US के द्वारा। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे ये जो S जयशंकर हैं, इन्होंने ये संडे को कहा था
क्योंकि अब देखिए भारत और अमेरिका के अगर यूएस के थोड़े हम देखें संबंध कैसे चल रहे हैं, तो हाल ही में थोड़े संबंध जो है वो थोड़े विवाद पूर्ण चल रहे हैं, यानी कि थोड़े बिगड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो टैरिफ लगाया गया था, ठीक है, इंडियन गुड्स पर ट्रंप के द्वारा डबल टैरिफ लगा था 50% अगस्त में, और उसके बाद 25% फिर एडिशनल चार्जेस लगा दिए उन्होंने, क्योंकि हम रूस से अपना जो है तेल खरीद रहे हैं। तो इसी वजह से फिर ट्रंप ने हमें एज अ पेनल्टी ये 25% लगा दिया। उसके बाद अब उन्होंने फार्मास्यूटिकल जो भी मेडिसिन वगैरह हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल जो क्षेत्र है उस पर भी उन्होंने 100% टैरिफ लगाने की बयान दे दिया है। तो इसी तरह इंडिया जो है रशिया से तेल जब खरीद रहा है तो फिर अमेरिका को इससे दिक्कत हो रही है। लेकिन जो अमेरिका यानी कि जो यूएसए ऐसे जितने भी एक्शंस ले रहा है ये सब अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है और अनरिस्पॉन्सिबल है। यानी कि उन्होंने कहा फिर भी कैसे भी हो, फिर भी उन्होंने जो भी कॉन्वर्सेशन हुई थी पीएम मोदी जी की अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उन्होंने फिर भी दोनों तरफ से यानी कि काम करने का एक प्रपोजल रखा है कि एक ट्रेड डील की जाएगी। अब देखिए इस ट्रेड डील में क्या कुछ रहेगा क्या कुछ नहीं रहेगा, तो वो सब इन्होंने अपने बयान में कहा है कि वी हैव टुडे इश्यूज विद द यूनाइटेड स्टेट्स, कि हमारे आज इश्यूज हैं। अ बिग पार्ट ऑफ इट इज द फैक्ट दैट वी हैव नॉट अराइव्ड एट अ लैंडिंग ग्राउंड फॉर आवर ट्रेड डिस्कशंस। उन्होंने कहा है कि इसमें जो है सबसे बड़ा जो पार्ट है, यानी कि एक सबसे बड़ा हम भाग मान सकते हैं कि हमारी जो यूएस के साथ बातचीत है ट्रेड डील को लेकर, हम अभी तक ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचे, यानी कि इतना हमारा उनके साथ मजबूत सहयोग या फिर मजबूत संबंध नहीं हो पाए कि हम उनसे इतना सब कुछ चलने के बावजूद हम ट्रेड डील करते रहे। तो इसी तरह उन्होंने अपने बयान दिए, उन्होंने कहा है कि ये जो है लाल जो रेखाएं हैं इनको यूएस को नहीं लांघना चाहिए। अब हम जानेंगे कि लाल रेखाएं कौन सी हैं और इसमें कौन से सेक्टर की बात हो रही है। तो सबसे पहले उन्होंने एक ये बिंदु कहा कि जो व्यापार समझौता है उसकी जरूरत तो जरूर है, यानी कि जो अमेरिका वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार उनको माना जाता है, इसलिए दोनों देशों के बीच एक व्यापार का समझौता होना काफी जरूरी है। लेकिन ये जो समझौता है भारत के जितने भी हित हैं, खास करके बुनियादी हित हैं, उनका सम्मान करने वाला होना चाहिए, क्योंकि भारत के एक संप्रभु राष्ट्र है, वो किसी की भी ऐसी बातों में नहीं आ सकता जिससे भारत के हितों को नुकसान हो, खतरा हो। किसी भी समझौते में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, लेकिन कुछ बातें ऐसे भी होती हैं जिन पर बातचीत नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो दृष्टिकोण है बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको हमारी लिमिटेशंस हैं, जो हमारे हित हैं, उन्हें सम्मान करना होगा यूएस को। तो अब जो रेड लाइंस है ये खास करके कृषि क्षेत्र, जिसमें डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सोयाबीन, इन सभी में है। क्योंकि अमेरिका क्या चाहता है, पीछे हाल ही में एक डील हो रही थी तो उसमें अमेरिका ने ये कहा था कि जो भी डेयरी उत्पाद है वो सभी अमेरिका से मतलब कि भारत जो है वो अमेरिका से खरीदना शुरू कर दे। लेकिन भारत अब इससे भारत के हितों को सबसे ज्यादा खतरा था, क्योंकि भारत जो एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो कृषि है वो भारत में की जाती है। अब अगर हम कृषि उत्पाद जो भारत के ना खरीद कर अगर हम फॉरेन से उनको इंपोर्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो अंदरूनी अर्थव्यवस्था है वो डाउन हो जाएगी। तो इसी वजह से मतलब कि जो भी इनके द्वारा जो भी ये हमारे जो विदेश मंत्री हैं इनके द्वारा ये बयान दिए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी बीच उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका दबाव के बावजूद इन क्षेत्रों में जो है बाजार खोलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इससे लाखों किसानों की जो आजीविका यानी कि उनकी जो भी एक तरह से इनकम है वो प्रभावित होगी। क्योंकि अगर भारत ऐसे में बाजार ये सब खोल देता है तो फिर क्या होगा, फिर लोग जो है वो इम्पोर्टेड चीजें ही, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ही लेना पसंद करते हैं। तो जो यहाँ के घरेलू प्रोडक्ट्स रहेंगे उनकी बिक्री, उनका जो भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अगर हम अभी प्रेजेंट में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, खास करके जो रूस से कच्चा तेल खरीद पर उन्होंने फिर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। उनके बीच ये जो बयान है ये आया है। ट्रंप क्या चाहता है कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए, लेकिन भारत ऐसा क्यों करेगा। जयशंकर ने कहा कि इससे पहले अगस्त 2025 में ही कहा था भारत ने कि अगर पसंद नहीं तो ना खरीदो, यानी कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। तो साफ साफ भारत ये कहता है कि मैं अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो है रूस से तेल खरीदूंगा, क्योंकि एक तो रूस से हमें
हमें सस्ता तेल मिलता है, दूसरा रूस के साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध है वो अमेरिका के मुकाबले अच्छे चल रहे हैं। अभी जो हाल ही में रूस के द्वारा ये बयान आया है कि जो अमेरिका है वो भारत के लिए अपने बाजार बंद कर रहा है, यानी कि टैरिफ लगाए जा रहे हैं। तो उसी बीच जो रूस थे उन्होंने, व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हम अपने बाजार भारत के लिए खोलने के लिए तैयार हैं, यानी कि उनको भारत के साथ मतलब कि सिंपैथी है भारत की तरफ, वो भारत की फेवर में बात कर रहे हैं कि जितने भी अमेरिका के द्वारा ये जितने भी बयान दिए जा रहे हैं, जो भी टैरिफ लगाए जाए, ये सब कुछ क्या है मतलब कि अनजस्टिस है, इनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसके बाद जयशंकर ने कहा कि मार्च 2025 से इनकी जो ट्रेड डील की बातचीत तो चल रही है, दोनों पक्ष लैंडिंग ग्राउंड यानी कि साझे आधार की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर उनका जो बेस है वो एक तरह से साझा रहे। अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई और नेगोशिएशन फिर से शुरू हो गई, लेकिन जो फॉल 2025 तक पहले चरण का समझौता होने की कोई अभी तक स्पष्टता नहीं आई है कि कोई समझौता अमेरिका के साथ हो पाएगा। उन्होंने कहा कि ये जो तनाव है ये संबंधों के हर पहलू को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, जैसे क्वाड और जो अन्य क्षेत्र वो काफी मजबूत हैं। तो इस जो व्यापार से ये जो संबंध होंगे, ऐसा नहीं है कि अगर ये जो ट्रेड डील की जाती है तो इससे भारत और जो भी अमेरिका के बीच संबंध पहले से चल रहे क्वाड या फिर और क्षेत्र हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए भारत के लिए भी कहीं ना कहीं एक तरह से वैकल्पिक बन चुका है। अब देखिए कृषि क्षेत्र में जो भारत की लाल रेखाएं हैं उनका प्रभाव क्या रहता है। सबसे पहले तो छोटे और किसान जो छोटे उत्पादक होते हैं उनकी जो सुरक्षा के लिए ये बयान आया कि लाल रेखाएं जो है कृषि क्षेत्र जिसमें डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सोयाबीन ये सभी जितने भी क्षेत्र शामिल है, विदेशी उत्पादों के आयात पर ये सख्त नियंत्रण जो है सुनिश्चित करती है। इससे भारतीय किसानों को सस्ते आयातित उत्पादों से होने वाली जो प्रतिस्पर्धा उससे बचाया जा सकता है, जिसमें अमेरिका डेयरी या सोयाबीन से जो भी मतलब कंपटीशन होने वाला है उससे रोका जा सकता है लाल रेखा की वजह से। उसके बाद खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता जो प्रभाव है ये क्या पड़ेगा, लाल रेखाएं जो है भारत की जितनी भी खाद्य सुरक्षा उसको मजबूत करेंगी, क्योंकि क्या होगा कि कृषि आयात पर निर्भरता कम होगी और उससे जो स्थानीय उत्पादन है उनको बढ़ावा मिलेगा कि जो भारत में जो भी उत्पादन हो रहा है लोग उनको खरीदना पसंद करेंगे। तो इससे आत्मनिर्भर भारत की जो एक नीति है वो भी आगे बढ़ने के लिए मतलब आगे बढ़ने को उसको भी एक रास्ता मिल जाएगा। इसके बाद आर्थिक और सामाजिक स्थिरता बनी रहेगी। जो कृषि का क्षेत्र है भारत में, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि से 15 से 18% तक जो हिस्सा है वो कृषि क्षेत्र से जाता है और 45% से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है ये कृषि से। और इससे क्या होगा कि जो विदेशी व्यापार समझौता है इस क्षेत्र को अस्थिर नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए विदेशी व्यापार में अगर भारत अमेरिका के लिए अपने बाजार ओपन कर देते हैं तो फिर जो अमेरिका के जितने भी कृषि उत्पाद रहेंगे वो भारत में इंपोर्ट होने शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से भारत का जो अपना कृषि क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। इसके बाद वैश्विक व्यापार वार्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। भारत की जो कूटनीति स्थिति उसको मजबूत करेंगी ये रेखाएं, क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं कर सकता। इसके साथ ही अमेरिका जैसे देशों के साथ जो व्यापार वार्ता है उसमें भारत की जो सौदेबाजी उसकी भी ताकत बढ़ेगी। तो इसी तरह भारत जो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसी शर्तें अमेरिका के साथ यानी कि ऐसी कुछ कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं कि ये जो लाल रेखाएं हैं इनका सम्मान करना चाहिए। जो लिमिटेशंस व्यापार समझौते में रहेंगी उनको हर प्रकार से मानना होगा अमेरिका के द्वारा। अभी जो क्वेश्चन क्या आएगा इसमें से कैसे आ सकता है कि भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में किन क्षेत्रों को अपनी लाल रेखा घोषित किया, यानी कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सबसे पहला डेयरी, पोल्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल। तो इसमें डेयरी एंड पोल्ट्री पर फोकस, विशेष ध्यान जो है डेयरी एंड पोल्ट्री पर दिया गया कि जो कृषि क्षेत्र है भारत का वो आगे बढ़ पाए, यानी कि कहीं पीछे ना रह जाए। इसके बाद हमारा ये जो एडिटोरियल है एक, इसमें एडिटोरियल क्या है कि ये दो लोगों के द्वारा लिखा गया, एक है संजीव बजाज और दूसरे हैं चंद्रजीत बैनर्जी। तो इनके द्वारा ये लिखा गया है कि जो भारत यानी कि कोई भी अगर मतलब राष्ट्र की अगर हम प्रायोरिटी को देखें, प्राथमिकता को देखें तो उसमें जो है एम्प्लॉयमेंट को सबसे पहले रखा जाना चाहिए, यानी कि प्राथमिकता हमेशा एम्प्लॉयमेंट को मिलनी चाहिए। तो ये थोड़ा एडिटोरियल हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने बात की है।
तो उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है, भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, यहाँ पर यंगेस्ट कंट्री इसको माना जाता है। और उन्होंने कहा है कि ये जो भारत की इंडियन इंडस्ट्री है, ये 25 ईयर से सुजेस्ट करती है कि इंडिया विल एड अराउंड 133 पीपल टू इट्स वर्किंग एज, यानी कि 133 मिलियन जो पीपल हैं वो इसकी वर्किंग एज में हैं यहाँ पर, जिसमें 15 से लेकर 64 ईयर की जो वर्किंग एज भारत में देखी गई है। यहाँ पर काम करने की एज 15 से लेकर 64 वर्ष की है, which is close to 18% of the total incremental global workforce, यानी कि टोटल जो ग्लोबल का जो कार्यबल है, यानी कि पूरे विश्व का कार्यबल उसके नजदीक 18% तक पहुंचने वाली है। इंडिया हैज अ शॉर्ट विंडो टू लीवरेज दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड as the worker population is expected to peak around 243, यानी कि उन्होंने कहा है कि 2043 तक पीक में ये जो वर्क फोर्स यानी कि भारत के ये जो कार्य क्षमता है पीक पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, ये राइटर कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज अ क्रिटिकल फॉर इक्विटी एंड इंक्लूजन, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना ये इक्वालिटी के लिए या फिर इंक्लूजन, एक समावेशी के लिए और समानता करने के लिए ये काफी ज्यादा एक तरह से क्रिटिकल है। Quality jobs at scale can lift millions out of poverty, reduce regional and social disparities, and ensure a more even distribution of growth benefits. उन्होंने कहा अगर क्वालिटी जॉब्स दी जाती है, यानी कि गुणवत्ता वाली जॉब्स रहती है, तो ये गरीबी को खत्म कर सकती हैं। उसके साथ ही ये काफी ज्यादा जो ग्रोथ होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, यानी कि किसी एक क्षेत्र में ही ग्रोथ ना होने के मतलब कम करके सभी क्षेत्रों में ये बराबर से ग्रोथ कर सकती है। जैसे सिर्फ मिडिल क्लास ही पीछे ना रह जाए या फिर ज्यादा गरीब ही पीछे ना रहे और ज्यादा अमीर आगे बढ़ते रहे। तो इस क्षेत्र में अगर क्वालिटी जॉब्स दी जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट भारत की जनरेशन को, यानी कि भारत की ये जो पॉपुलेशन उसको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, तो इससे क्या होगा कि भारत का जो ये एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो ज्यादा आगे बढ़ पाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएशन, यानी कि हमें भारत को एक ऐसे एरिया पर फोकस करने की जरूरत है जहां पर लंबे समय के लिए जॉब क्रिएट की जा सके। तो जैसे कि भारत में जितनी ही ज्यादा आबादी है तो भारत में गरीबी भी उस लेवल पर देखी जाती है, यानी कि इसमें मिडिल क्लास भारत में ज्यादा है। तो अगर मतलब कि जॉब क्रिएशंस की जाएंगी तो जॉब क्रिएशंस के लिए अब क्या क्या जरूरत हो सकती है, तो इंटरवेंशंस ऑन बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड्स ऑफ द लेबर मार्केट, यानी कि अगर हम लेबर मार्केट की बात करें उसमें डिमांड एंड सप्लाई का रूल जरूर होना चाहिए। अगर डिमांड होगी फिर ही सप्लाई की जाएगी, यानी कि अगर डिमांड ना हो तो फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा, एम्प्लॉयमेंट की भी डिमांड क्रिएट करनी चाहिए। इसके बाद ये क्या कहते हैं कि सेक्टर्स टू जीरो इन ऑन, यानी कि जॉब क्रिएशन है, इन्हें जो एफर्ट्स करने चाहिए फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव सेक्टर सच एज जो टेक्सटाइल का क्षेत्र है, टूरिज्म है, एग्रो प्रोसेसिंग है, रियल एस्टेट है, इसके साथ जो हेल्थ केयर है, ये सभी क्षेत्रों में इनको ज्यादा फोकस करना चाहिए, इसमें ज्यादा जॉब क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही जो MSME है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर है, जो कि ऑलरेडी 25 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लघु और जो हमारे घरेलू उद्योग होते हैं, तो उनको काफी सपोर्ट करने की जरूरत है, यानी कि उनकी जो स्ट्रेटेजी सपोर्टिव रहनी चाहिए गवर्नमेंट को, उनको जो फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, स्किलिंग और मार्केट जनरेट करने के लिए उनको हेल्प करनी चाहिए, यानी कि ग्रोथ विद जॉब्स होना होगा। तो इसी तरह भारत को कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी, फिर ही भारत जो है वो एक अच्छा यानी कि विकसित राष्ट्र बन पाएगा। इसके साथ ही जो नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट डेटा, सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट डेटा भी होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, जो हाई क्वालिटी या रियल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल रहता है, यानी कि अगर रियलिटी में हम देखें तो इतना जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम ही जो जॉब का डेटा वो हमें मिल पाता है, यानी कि क्या है कि कई बार हमें गलत डेटा मिलने की संभावना होती है या फिर कई बार डेटा जो है वो डबल भी हो सकता है। तो इसी तरह उन्होंने कहा है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड जो हमारे ये जो मानक रहेंगे, ये ऑल्सो ये क्या हो सकते हैं कि ये जो रिफॉर्म एजेंडा है, यानी कि CII हैज लेड आउट इट्स रिसेंट रिपोर्ट, यानी कि जो CII है तो उन्होंने अपनी रिसेंट रिपोर्ट जो अभी रखी है, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो उनमें ये काफी मतलब कि महत्वपूर्ण साबित हो सकती है कि रिपोर्ट आने से पता चलता है कि लोग कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। तो ये लास्ट में क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज एम्फेसाइज्ड इन द
आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द वाइडर विजन ऑफ बिल्डिंग अ कॉम्पिटिटिव इंडिया एंड अचीविंग विकसित भारत 2047। तो उन्होंने कहा है कि ये जो विकसित भारत का एक लक्ष्य है 2047 तक हमने विकसित भारत जो है उसको डेवलप यानी कि उसको क्रिएट करना है। तो उसमें ये जो है मतलब इसमें जो सुझाव दिए गए हैं, इनके द्वारा जो भी बात की गई है, जो भी रिपोर्ट रखी गई है, तो वो काफी हेल्प कर सकता है विकसित भारत में। तो अब देखिए रोजगार क्या होता है, किसी भी देश की राष्ट्रीय यानी कि आर्थिक सामाजिक प्रगति का एक तरह से बेस होता है। अब भारत जैसा जो एक यंग जनरेशन यहाँ पर ज्यादा है, काफी ज्यादा यहाँ पर विविधतापूर्ण देश है, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वर्क फोर्स में काम करता है। इसके साथ रोजगार सृजना एक नीतिगत आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय की जो प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इससे संबंध से क्या पता चलता है कि रोजगार को राष्ट्र की प्राथमिकता को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए काफी चुनौतियां हैं, इसको आगे हम देखते हैं। अब देखिए आगे क्यों बढ़ाना चाहिए, राष्ट्रीय प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या लाभांश का दोहन होगा, यानी कि जो जनसंख्या बढ़ती है, हर बार यही कहा जाता है कि बढ़ती जनसंख्या से भारत में गरीबी है या फिर भारत जो विकसित नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये सब गलत है। भारत के पास मान लीजिए जितनी जनसंख्या, अगर वो उसका सही से यूज करे तो भारत बहुत ही थोड़े समय में एक विकसित भारत की तरफ बढ़ सकता है। भारत की जो 65% आबादी है उससे ज्यादा जो 35 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं, इस युवा शक्ति को उत्पादन कामों में लगाना चाहिए और जनसंख्यिक लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है इसको जनसंख्यिक आपदा में बदल सकता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता, यानी कि हमारी जो भी 35 वर्ष से कम की जो आयु के लोग हैं, अगर उनको प्रोडक्शन कार्य में नहीं लगाया जाता तो फिर क्या होगा कि इससे ये एक तरह से जनसंख्या आपदा बदल सकती है। क्योंकि अब देखिए अब इतनी बड़ी जनसंख्या, अगर कोई भी काम नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, देश में गरीबी होगी, एक तरह से ये डिजास्टर जैसा समस्या बन जाएगी। इसके साथ ही आर्थिक विकास होना चाहिए। अगर रोजगार सिर्जेगा तो फिर उपभोक्ता मांग भी बढ़ेगी, फिर राजस्व में वृद्धि होगी, आर्थिक चक्र फिर पूरी तरह से गतिशील होगा। विश्व बैंक के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है कि जो रोजगार केंद्रित नीतियों ने दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जैसे देशों की आर्थिक शक्ति बनाया, यानी कि जो रोजगार सृजन की ये जो नीतियां बनाई गई हैं, यानी कि रोजगार को सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड करके, यानी कि उसको फोकस करके जो भी नीतियां, जो भी पॉलिसीज बनाई गई, उसमें दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जैसे देश काफी आगे निकल चुके हैं। इसके बाद सामाजिक स्थिरता भी होती है। बेरोजगारी से क्या होता है, समाज में असंतोष फैलता है, लोगों में गुस्से जैसी भावना आती है, लोग अपराध की तरफ बढ़ते हैं, असमानता को बढ़ावा मिलता है। तो रोजगार के मौके जो है सामाजिक समरसता, समावेशी विकास को भी सुनिश्चित करते हैं। इसके बाद भारत में अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिला श्रम जो है बल भागीदारी दर केवल 20 से 25% तक है, जबकि पूरे विश्व से भी ये काफी कम है। और रोजगार को अगर प्रायोरिटी देते हैं तो जो लैंगिक समानता है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। चुनौतियां क्या हो सकती हैं, सबसे पहले तो संरचनात्मक बेरोजगारी देखी जाती है, जैसे कि शिक्षा, उद्योग की जरूरतों के बीच असंतुलन देखा जाता है, यानी कि शिक्षा की जरूरतें और उद्योग की जो जरूरतें हैं उनमें जो है इम्बैलेंस रहता है। जैसे टेक्निकल क्षेत्र में 70% तक रोजगार के लिए जो स्नातक है वो तैयार नहीं पाए जाते हैं, यानी कि नेस्कॉम की एक रिपोर्ट है उसमें देखा कि 70% जो जनरेशन है वो खुद को टेक्निकल क्षेत्र में तैयार नहीं कर पाती रोजगार के लिए। इसके बाद जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है वो भी उसका वर्चस्व ज्यादा देखा जाता है, प्रभाव उसका ज्यादा है। भारत में 90% से ज्यादा जो कार्यबल है अनौपचारिक क्षेत्र में, जहां पर सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता नहीं हो पाती। इसके बाद क्षेत्रीय असमानता, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा होते हैं, जिससे ग्रामीण शहरी प्रवास असंतुलन वो बढ़ जाता है। इसके साथ ही तकनीकी बदलाव, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जो पारंपरिक नौकरियां होती हैं, यानी कि एआई के यूज की वजह से जो भी नौकरियां, जो भी काम पहले मनुष्य के द्वारा किया जाता था अब वो एआई कर रहे हैं, यानी कि मशीन्स कंप्यूटर के जरिए हो रही हैं, रोबोट बनाए जा रहे हैं, तो उससे नौकरियों पर भी खतरा बढ़ रहा है। अब इसके लिए रास्ते और समाधान क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो कुशल विकास करना होगा, यानी कि स्किल एजुकेशन देनी होगी लोगों को मीन्स कि बच्चों को अगर स्कूल में है तो उसमें भी एक ऐसी एज पर आकर उन्हें स्किल एजुकेशन मिले ताकि वो आने वाले क्षेत्र में अपना अच्छे से एक एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में शामिल हो सके। इसके बाद शिक्षा में सुधार करना होगा। स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी है उनको सही तरीके से लागू करना, प्रभावी करना। इसके साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी होगी और स्नातक उद्योगों की मांगों के अनुरूप हो, यानी कि जो भी जैसे डिग्री
के जो उद्योग होते हैं यानी कि IT सेक्टर देख लेते हैं, उसमें जिन भी मतलब डिमांड की जाती है जिस भी स्किल्स की, तो उन सभी के बारे में उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसके साथ उदाहरण क्या दिया है कि जर्मनी का जो दोहरी शिक्षा मॉडल है यानी कि डुअल एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा एक साथ दिया जाता है, यानी कि जो एक तरह से प्रिंसिपल जो भी एजुकेशन होती है और उसके साथ ही जो व्यवहारिक एजुकेशन होती है वो दोनों एक साथ दी जाती है, जिससे उनका विकास अच्छे से हो पाता है। इसके बाद उद्यमिता स्टार्टअप्स करने होंगे, जैसे कि आसान लोन देने होंगे लोगों को, कर में छूट देनी होगी, बुनियादी ढांचा, इन सभी को समर्थन को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहन, खादी और जो ग्राम उद्योग है उनको बढ़ावा देना होगा। तो ये सभी क्षेत्र में अगर बढ़ावा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र है वो आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही निजी सार्वजनिक निवेश भी करना होगा। जो बुनियादी ढांचा है उसमें जो भी परियोजनाएं रहती है, जिसमें स्मार्ट सिटी जैसी योजना जो अभी लॉन्च की गई, उसके बाद बुलेट ट्रेन, हरित ऊर्जा जिसमें सौर पवन ऊर्जा, इन सभी से निवेश, अगर इन सभी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इससे रोजगार सृजेगा। इसके बाद मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देना होगा। ग्रामीण रोजगार और कृषि सुधार, जिसमें कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, इन सभी को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही मनरेगा को और ज्यादा प्रभावी बनाकर ग्रामीण जो बेरोजगारी है उसको भी कम करना होगा, यानी कि मनरेगा जैसी जितनी भी नीतियां चलाई गई हैं उनको और ज्यादा प्रभावी बनाकर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसके साथ ही जो तकनीकी नवाचार यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को आज के समय में हम सबसे ज्यादा आगे रख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आज का जो समय वो AI का युग है। तो यहाँ पर डिजिटल अर्थव्यवस्था, गिग इकोनॉमी में रोजगार के नए मौके मिलने चाहिए। इसके साथ ही AI ऑटोमेशन के लिए रीस्किलिंग, अपस्किलिंग पर ध्यान देना होगा। महिलाओं के लिए रोजगार सृजना होगा। कार्यस्थान पर जो भी लैंगिक असमानता है उसको खत्म करके समानता को सुरक्षित कार्य वातावरण, मातृत्व लाभ सुनिश्चित करने होंगे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति और जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए विशेष रोजगार के मौके उन्हें प्रदान करने होंगे। इसके बाद पूरे विश्व में अगर हम देखें कौन कौन से ऐसे मॉडल बनाए गए हैं जिसमें जो है आर्थिक जो भी एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र है उनका वो आगे बढ़ पाया और उनकी जो इकोनॉमी वो काफी ज्यादा हाई हुई है। सिंगापुर का मॉडल है, कौशल विकास और निवेश आकर्षण नीतियां बनाई गई हैं। सिंगापुर को बेरोजगारी मुक्त अर्थव्यवस्था बना दिया ऐसे मॉडल्स ने। जापान में स्वचालन को अपनाया लेकिन रीस्किलिंग के लिए कार्यबल को तैयार किया गया। भारत इन मॉडलों से अपनी प्रेरणा ले सकता है और अपनी नीतियां जो है वो लागू कर सकता है। तो भारत को ऐसे मॉडलों से कुछ सीखना चाहिए कि भारत में ऐसी क्या होता है। अब देखिए सरकारी पहल कौन कौन सी की गई है भारत में। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी जो गति है वो कहीं ना कहीं कम है। इनको अच्छे से कार्यान्वयन इनका नहीं किया जाता, जिसकी वजह से भारत अभी भी पीछे रह जाता है। मनरेगा ने ग्रामीण रोजगार को तो बढ़ावा दिया, लेकिन इसे दीर्घकालिक कौशल आधारित बनाने की भी जरूरत है। नीतियों में पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही, समयबद्ध कार्यान्वयन, ये सब कुछ होना जरूरी है। यानी कि ये सब अगर भारत की द्वारा कर दिया जाता है तो भारत भी एक जो मतलब विकसित राष्ट्र उनमें से एक होगा। इसमें अब जो हमारी ये जो आज की न्यूज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के पास नाचती हुई जो डांसिंग गर्ल है नाम की एक जो प्रख्यात नारी लघु मूर्ति मिली है वो किस पदार्थ की बनी है। इंद्रगोप मणि यानी कार्नेलियन पत्थर की, या फिर मृत्तिका यानी कि क्ले की, कांस्य, स्वर्ण। तो इसमें जो भी करेक्ट आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर आप इसका आंसर कल के सेशन में स्टार्टिंग में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की द हिंदू की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। और क्वेश्चन ऑफ द डे को मत भूलिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन पॉइंटर्स हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने कल के करंट अफेयर के यानी कि द हिंदू के नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।